हेलो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर डी सीरीज़ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स पर है, जो कि लिटरेचर में बहुत अहमियत की हामिल हैं, अक्सर औक़ात यूज़ होती रहती हैं। हमारी पहली लिटरेरी टर्म्स है डेक्टाइल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पोइट्री के अंदर यूज़ होती है। डेक्टाइल ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है फिंगर जॉइंट्स। In English language, a versification, a strongly stressed syllable followed by two weak ones. इसके अंदर दो सिलेबल वीक होते हैं और एक सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल वर्ड स्ट्रॉबेरी है, जिसके अंदर पहला स्ट्रॉ, इस पर स्ट्रेस दिया जाता है और बर्री, और नेक्स्ट वाले टू सिलेबल पर स्ट्रेस्ड नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ वर्ड टम, टी टी, तो इसमें जो वर्ड टम है, टी यू एम, टम, इस पर क्या है, स्ट्रेस है, टम, और टी टी, इस पर कोई स्ट्रेस नहीं है। तो ये डेक्टाइल की एग्जाम्पल हो जाएगी। अगर लिटरेचर से एग्जाम्पल इसकी ढूंढें तो टॉमस हार्डी का एक वर्क है द वॉइस, जो 1914 में पब्लिश हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो वो भी डेक्टाइल में लिखा गया है। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है डेकासिलेबल। ये ग्रीक ज़ुबान का वर्ड है, जिसका मीनिंग है 10 सिलेबल्स। अ लाइन ऑफ वर्स ऑफ 10 सिलेबल्स। इसमें एक लाइन के अंदर 10 सिलेबल्स होते हैं और पेंटामीटर में ये लिखी जाती है। डेकासिलेबल्स, पेंटामीटर में जो पोइम लिखी जाती है उसके अंदर 10 सिलेबल्स होते हैं, पोइट्री के अंदर यूज़ होती है। इट इज़ कॉमन इन फ्रेंच एंड इंग्लिश वर्स। ये फ्रेंच की और इंग्लिश की शेरगोई में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हमारे पास टर्म है डेनोटेशन, जो कि अपोजिट है कनोटेशन का। डेनोटेटिव मीनिंग कहते हैं डिक्शनरी मीनिंग्स, लुग़वी मीनिंग, किसी भी वर्ड के डिक्शनरी मीनिंग को डेनोटेटिव मीनिंग कहते हैं, और कनोटेटिव मीनिंग्स पर्सन टू पर्सन डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल वर्ड ऑटम denotes the time of a year between summer and winter. as you know, वर्ड जो ऑटम है, ये मतलब हमें डिनोट करता है कि ये समर और विंटर के दरमियान होता है। बट अगर हम कीट्स की पोइम टू ऑटम को देखें तो उसने वहाँ ऑटम को एक अपने ही नुक्ते नज़र से बयान किया हुआ है। उसके बाद हमारी लिटरेरी टर्म है डिनोमेंट। डिनोमेंट फ्रेंच ज़बान का वर्ड है, जिसका मानी है अननॉटिंग। इट्स लिटरली मीन्स अनटाई द नॉट। डिनोमेंट किसी भी कॉमेडी की एंडिंग को डिनोमेंट कहते हैं। द एंडिंग ऑफ ए कॉमेडी इज कॉल्ड डिनोमेंट, और इसका ट्रेजेडी इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफी। डिनोमेंट की दूसरी तारीफ हम इस तरह से भी कर सकते हैं, द फाइनल अनफोल्डिंग ऑफ ए प्लॉट, द पॉइंट एट विच द रीडर्स एक्सपेक्टेशंस, बी दे होप्स और फियर्स about what will happen to the characters are finally satisfied or denied. रीडर्स के दिल के अंदर ये बात होती है, पढ़ने वाले के दिल के अंदर, कि आया आखिर पर करैक्टर्स के साथ क्या वाक़ई होगा। इसके बाद हमारी टर्म है ड्यूज एक्स मैकिना। ये लैटिन ज़ुबान का वर्ड है, जिसका मानी है गॉड आउट ऑफ मशीन। ये एक थिएटर की टर्म है। जब भी कोई एक्टर्स थिएटर पर परफॉर्म करते थे, और उनसे क्या होता था कि ड्रामा का प्लॉट बिगड़ जाता था, तो उसको अनफोल्ड करने के लिए फिर वो एक ऊपर से मशीन के ज़रिए करैक्टर को उतारा करते थे। वो करैक्टर आकर पूरे ही उस प्ले को क्या कर देता, फोल्ड कर देता था और सारे प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर देता था। तो उस करैक्टर को ड्यूज एक्स मैकिना कहते हैं, गॉड आउट ऑफ मशीन। तो इसकी डेफिनेशन हम यूँ भी कर सकते हैं कि इन ग्रीक ड्रामा अ गॉड वाज समटाइम्स लोअर्ड ऑन टू द स्टेज बाय पीस ऑफ मशीनरी इफ सच एन intervention was needed to assist or complete the unfolding of the plot. Writer can think of no other way of resolving the situation which has been created. तो राइटर को और कोई रास्ता नहीं मिलता था कि मैं किस तरह इसको रिसॉल्व करूं। जो उसकी हालत हो जाती थी, प्लॉट क्या है, बिखर जाता था, तो उसको दोबारा फोल्ड करने के लिए वो ये टेक्निक यूज़ करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वर्क देखें हेनरी फील्डिंग्स का टॉम जोन्स, तो उसके अंदर भी ये यूज़ हुई पड़ी है।
अगर डिकन्स का हम ब्लीक हाउस देखें तो उसके अंदर भी ड्यूस एक्स मैकिना का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद हमारे लिटरेरी टर्म्स है डायलॉजिक। डायलॉजिक ऐसे टेक्स्ट को कहते हैं जो कि पढ़ने वाले को वैरायटी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू देता है, अंदर पढ़ने वाला मुख्तलिफ पहलू से सोच सकता है। डायलॉजिक जो कि अपोजिट है मोनोलॉजिक का। मोनोलॉजिक वो होता है कि एक सिंगल वे ऑफ परसीविंग थिंग्स होता है, चीज़ों को परसीव करने का एक ही रास्ता होता है। लेकिन डायलॉजिक में जब कोई वर्क प्रोड्यूस किया जाता है, कोई टेक्स्ट होता है, तो उसमें रीडर पढ़ने वाला मुख्तलिफ पहलू से सोचता है और समझता है उसमें। डायलॉजिक की तारीफ कुछ यूँ है, टेक्स्ट विच अलाउ द एक्सप्रेशन ऑफ वैरायटी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू in the manner of dialogue in drama, leaving the reader with open questions. डायलॉजिक में रीडर के पास मल्टीपल वेज होते हैं थिंक आउट करने के लिए, लेकिन मोनोलॉजिक के अंदर सिंगल वे ऑफ परसीविंग थिंग्स होता है। डायलॉजिक के अंदर हम चेंजिंग्स भी कर सकते हैं, लेकिन मोनोलॉजिक के अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल एक रशियन क्रिटिक है मिखाइल बख्तीन, जो कहते हैं कि नावल फॉर्म इज़ अ एसेंशियली डायलॉजिक एंड एपिक इज़ अ मोनोलॉजिक। उसके बाद हमारे लिटरेरी टर्म है डायलॉग। ग्रीक ज़ुबान का वर्ड है जिसका मतलब है कन्वर्जेशन। द स्पीच एंड कन्वर्जेशन ऑफ अ करैक्टर्स इन एनी काइंड ऑफ लिटरेरी वर्क इज़ कॉल्ड डायलॉग। किसी भी अदबी काम के अंदर जो भी किरदारों की कन्वर्जेशन, मवासलात या कोई तकरीर या बातचीत होती है, इसको डायलॉग कहते हैं। अयानरा कंसिस्टिंग ऑफ अ डिस्कशन बिटवीन करैक्टर्स के दरमियान डिस्कशन होती है, इसको डायलॉग कहते हैं। डायडेक्टिसिज्म एक टर्म है जिसका असल मकसद अपने रीडर्स को नसीहत करना होता है। The genre of a literature which gives advice to its reader or a viewers or a listener is called didacticism. For example, हम एक स्टोरी पढ़ते थे द बॉय हु क्राइड वुल्फ बाय एसोप, कि उसके अंदर एक बच्चा है, कहता है कि भेड़िया आया मेरी भेड़ों को खाने के लिए। और उस स्टोरी में होता क्या है, असल में गांव वाले जमा हो जाते थे और भेड़िया वहाँ नहीं होता था। बाद में एक दिन हकीकत में भेड़िया आ गया और उसकी भेड़ों को खाने के लिए, तो फिर वो चिल्लाने लगा। तो क्या हुआ कि गांव वाले ना आए और उसका सच ही में नुकसान हो गया। तो इसमें क्या है, हमें एक डायडेक्टिक लेसन मिलता है जिससे हम कुछ सीखते हैं, क्या कर सकते हैं, ये हमें कुछ नसीहत करता है। तो ऐसे वर्क को डायडेक्टिसिज्म कहते हैं। उसके बाद है डायमीटर। ये पोइट्री में यूज़ होती है। इन इंग्लिश वर्सिफिकेशन अ लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 2 फीट इज़ कॉल्ड डायमीटर। इंग्लिश पोइट्री के अंदर वर्सिफिकेशन कहते हैं शेर गोई के अंदर एक लाइन हो जो 2 फीट पर मुश्तमिल हो, उसे डायमीटर कहते हैं। एक सिल्विया प्लाथ की पोइम है मशरूम्स, परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो ईच लाइन कंटेन 2 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस। उसके बाद हमारे लिटरेरी टर्म है डिफ्थोंग। ये लिंग्विस्टिक की टर्म है, अ साउंड फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ 2 vowels in a single syllable in which the sound begins as a one vowel and moves towards another. अब क्या होता है, 2 वावल मिलकर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक वावल से साउंड शुरू होती है और दूसरे की तरफ मूव होती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह वर्ड है कॉइन, जिस तरह ओ से साउंड शुरू हुई और दूसरे वावल आई की तरफ बढ़ी। जिस तरह फॉर एग्जांपल वर्ड है लाउड, ओ से साउंड शुरू हुई और यू की तरफ गई, और इसने 2 वावल ने एक साउंड प्रोड्यूस की, लाउड। उसके बाद हमारी लिटरेरी टर्म है डिस्टिच। ग्रीक ज़ुबान का वर्ड है जिसका मानी है 2 रोज़। एक्चुअली में ये सिनोनिम है वर्ड कपलेट का। दिस इज़ अनदर वर्ड फॉर अ कपलेट। अ 2-line वर्स स्टेंजा इज़ कॉल्ड कपलेट। एक ऐसी शेरगोई जिसके अंदर 2 लाइन हों उनको कपलेट कहा जाता है, और डिस्टिच कपलेट का सिनोनिम है। उसके बाद लिटरेरी टर्म है डबल प्लॉट।
एक ऐसा वर्क जिसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए राइटर सिंगल प्लॉट के बजाय डबल प्लॉट डाल देते हैं। मैनी एलिज़ाबेथन प्लेस generate interest while their subplot plus has a strong subplots, the latter either containing a parallel series of events। इनमें क्या होता है कि डबल प्लॉट वाले प्लेस के अंदर पैरेलल सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास द मर्चेंट ऑफ वेनस बाय विलियम शेक्सपियर जो कि उसकी ट्रेजी कॉमेडी है, ये भी डबल प्लॉट पर मुश्तमिल है। उसके बाद हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है ड्रामेटिक आयरनी, अ लिटरेरी टेक्निक ओरिजिनली यूज्ड इन ग्रीक ट्रेजेडी by which the full significance of characters, words or action is clear to the audience or a reader but unknown to the character। ये एक ऐसी लिटरेरी टर्म है जिसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, ऐसे एक्शंस होते हैं, ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो कि रीडर्स को या लिसनर को, ऑडियंस को तो पता होते हैं, लेकिन ख़ुद जो करैक्टर्स होते हैं वो उनसे अनअवेयर होते हैं, अननोन होते हैं, उनको पता नहीं होता उन चीज़ों का। ड्रामेटिक आयरनी अकर्स व्हेन द ऑडियंस नो समथिंग दैट द करैक्टर डज नॉट नो। इसकी मैं आपको मोस्ट फेमस एग्जांपल देता हूँ। सोफोक्लीज का प्ले है इडिपस रेक्स। उसके अंदर क्या होता है, इडिपस खुद नहीं जानता कि उसने अपनी वालिद को कत्ल किया है और अपनी वालिदा के साथ शादी की है, बल्कि दूसरी साइड पर हम अगर देखें तो रीडर्स को और ऑडियंसेस को उसका पता होता है। When the audience has understood that Oedipus has killed his father and married his mother, while he himself remains ignorant of this truth, he instantly and angrily questioning the other characters। वो क्या करता है, गुस्से से दूसरे करैक्टर्स किरदारों को कहता है कि मुझे आप बताएं हो क्या रहा है। ड्रामेटिस पर्सोनाई लैटिन ज़बान का वर्ड है जिसके मानी है करैक्टर्स ऑफ द प्ले, अ लिस्ट ऑफ द करैक्टर्स इन अ प्ले यूजुअली प्रिंटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट के इब्तदा के अंदर एक करैक्टर की लिस्ट होती है, उनको क्या कहते हैं, जो भी किसी भी वर्क के करैक्टर्स होते हैं, किरदार होते हैं, उनको ड्रामेटिस पर्सोनाई कहा जाता है। उसके बाद हमारी डी सीरीज़ में लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है डिस्टोपिया। ग्रीक ज़ुबान का वर्ड है जिसका मानी है बैड प्लेस। डिस्टोपिया जो कि यूटोपिया का अपोजिट है। एन अनप्लीजेंट इमेजरी वर्ल्ड इज़ कॉल्ड डिस्टोपिया एंड डिस्टोपिया इज़ द अपोजिट ऑफ ए यूटोपिया। एक ऐसी इमेजरी वर्ल्ड हो जो बिल्कुल नाखुशगवार हो, अनप्लीजेंट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल कवर इंशाल्लाह ई सीरीज़ इन नेक्स्ट लेक्चर। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।